और जो जनरल डायर होता है उस सभा में मौजूद भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश करवा देता है। जब रॉयल टेक्ट पारित होती है तो अंग्रेजों को और भी छूट मिल जाती है। इस पूरे हत्याकांड के चलते लोगों में और भी आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई और गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया और फिर बाद में चलकर डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को भी ब्रिटिश सरकार 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लेती है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के जस्ट निकट जालियांवाला बाग में ब्रिटिश सेना 79 लोगों पर गोलियों को बारिश कर देती है। तो देखिए एक्चुअल में हो क्या था। तो ये सब जानने से पहले हमें इसके पीछे की स्टोरी को जाननी होगी। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक एक्ट लागू किया जाता है जो की बहुत ही क्रूर होता है। इसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था। यह कानून इतना क्रूर था कि इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पहले अंग्रेज तो भारतीयों पर अत्याचार करते थे, लेकिन जब यह एक्ट लागू हुआ तो इस एक्ट के लागू होने के चलते अंग्रेजों को और छूट मिल गई। तो 6 फरवरी 1919 को केंद्रीय विधानमंडल में 2 बिल पेश किए जाते हैं और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। इन बिलों को ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है और यह एक्ट पूरे भारत में 18 मार्च 1919 को लागू हो जाता है। तो अब यह सवाल उठता है कि सरकार यह एक्ट लागू क्यों करती है। तो इसके पीछे भी उसके कुछ नकारात्मक उद्देश्य होते हैं, जैसे कि भारत में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को दबाना, भारतीयों को डराना और अपने शासन की नींव को मजबूत रखना, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। देखिए जब हमारा देश आजाद नहीं था, मतलब कि 1947 से पहले, तो जो अंग्रेज थे हमारे भारतीयों पर बहुत ही क्रूरता अत्याचार किया करते थे। तो जो हमारे भारत के लोग थे वे अपने आज़ादी के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी। तो इस एक्ट का यही उद्देश्य था कि इन सभी भारत में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को या उनके द्वारा किए गए विरोध को दबाना और भारतीयों को डरा धमकाकर और अपने अधीन रखना। यह एक्ट इतना क्रूर था कि इस एक्ट के चलते जो ब्रिटिश सरकार की पुलिस थी वह बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर सकती थी और उसे अरेस्ट कर सकती थी और अरेस्ट किए गए व्यक्ति को बिना किसी एविडेंस के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था और उस व्यक्ति को मुकदमा का भी कोई अधिकार नहीं था। और यह सब यहाँ तक सीमित नहीं रहता है। इस अधिनियम के धारा 22 और 27 के अनुसार अगर कोई इंडियन ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश सेना की बात नहीं मानती है तो उसके लिए उसे 6 महीने की कैद और 500 रुपए तक की जुर्माना हो सकती थी। देखिए मेरे दादाजी कहते हैं कि उस टाइम 500 लगभग 5000 के बराबर थी। तो इस एक्ट के चलते लोगों में बहुत ही आक्रोश की भावना उत्पन्न होने लगी, क्योंकि लोग जो थे अपना मौलिक अधिकार धीरे धीरे खो रहे थे। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी के त्यौहार अमृतसर के हिंदू लीडर सत्यपाल सिंह और मुस्लिम लीडर सैफुद्दीन किचलू ये सब मिलकर ब्रिटिश सरकार के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के खिलाफ एक बहुत बड़ी शहर में रैली निकालते हैं, वो भी जस्ट जनरल डायर के आग के सामने। देखिए जो जनरल डायर होता है इसका भी कुछ अलग ही कहानी होती है पहले की, जिसके चलते ये इंडियन से बहुत ही हेट करने लगता है। तो जनरल डायर का फुल नेम होता है रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो जो जनरल डायर था वो बचपन में थोड़ा हकला कर बोलता था। तो जब यह स्कूल जाता था तो जो इंडियंस बच्चे थे इसको हकला हकला बोलकर इसका मजाक उड़ाया करते थे, जिसके चलते वह इंडियन से हेट करने लगा। और इसके बावजूद इनको इंडियन से नफरत इनके पूरे विरासत में मिलती, क्योंकि इसके जो पिता थे वो भी इंडियन से पूरे हेट कर रहे थे। तो जैसे जैसे जनरल डायर बड़ा होता है तो इंडियंस के प्रति उसकी नफरत और बढ़ने लगती है। तो यह रैली जस्ट इसके जब आग के सामने निकली तो यह पहली बार था जब रामनवमी के त्यौहार हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर मनाया था। इस हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर न सिर्फ जनरल डायर बल्कि पूरी ब्रिटिश सरकार घबरा गई। और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 10 अप्रैल 1919 को हिंदू लीडर सत्यपाल सिंह और मुस्लिम लीडर सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस रॉलेट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी ने बहुत जमकर किया था। जब यह हुआ था तो उस टाइम महात्मा गांधी मुंबई में थे और वे वहां पर ही रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए कुछ आंदोलन चला रहे थे। लेकिन फिर बाद में वह पंजाब में इस चल रहे विरोध में भाग लेने के लिए मुंबई से पंजाब जाने के लिए एक ट्रेन में बैठ जाते, लेकिन उनको भी पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वैसे में जो क्रांतिकारी लीडर थे वे सभी गिरफ्तार हो चुके थे और ऐसे करके दिन आता है 13 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग में उस दिन एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और साथ ही उस दिन बैसाखी का पर्व भी था। तो जो लोग बाहर से घूमने आए थे वे भी उस सभा को देखकर वहीं पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके चलते भीड़ अत्यधिक मात्रा में ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर लोग रॉलेट एक्ट और इनके जो 2 लीडर्स गिरफ्तार हुए थे सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू, वे लोग इनको विरोध में इकट्ठा हुए थे। और किसी अन्य रिपोर्ट के मुताबिक यह भी पता चलता है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जाता है कि आज शाम 4 बजे मशहूर लीडर कन्हैया लाल जी जालियांवाला बाग आने वाले हैं। लेकिन उस टाइम जो कन्हैया लाल जी थे वे पटियाला के कवि सम्मेलन में थे। तो हो सकता है कि यह एक चाल थी जनरल डायर की, जिसके चलते कि लोग ज्यादा मात्रा में जालियांवाला बाग में आ सके। तो ऐसे में देखें तो यह भी सही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उस दिन बैसाखी के पर्व था, जिसके चलते लोगों की भीड़ और ज्यादा हो गई थी। तो उस दिन यानी 13 अप्रैल को एक हवाई जहाज शाम के ठीक 5 बजे उस जालियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है और जमीन के बहुत करीब से, और थोड़ी देर में
वह रास्ता बदलकर अपने बेस पर वापस चला जाता है। यह एयरक्राफ्ट कोई ट्रेवलिंग वगैरह के नहीं था, बल्कि यह एयरक्राफ्ट इसलिए था कि जालियांवाला बाग में मौजूद भीड़ का अंदाजा लगाया जाए। तो इसके ठीक आधे घंटे बाद जनरल डायर उस बाग में पहुंचता है और उस बाग में पहुंचते ही वहाँ के जो बाहर जाने के रास्ते होते हैं वे सभी बंद कर देता है, जिसके चलते लोग बाहर नहीं जा सके। एक्चुअल में देखे तो वहां से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और वह रास्ता भी बंद कर दिया जाता है कि लोग वहां से बाहर नहीं जा सके। और ये सभी करने के बाद जनरल डायर बिना किसी वार्निंग के उन सभी निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश कराना स्टार्ट कर देता है। गोली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गोली तब रुक रही थी जब उसको रिलोड करना होता था। और यह सब बात यहाँ तक सीमित नहीं रहता है। देखिए, जिस डायरेक्शन में लोग भाग रहे थे, जनरल डायर उसी डायरेक्शन में फायरिंग करने के लिए बोल रहा था। जैसे कि ये सब करने में उसे बहुत मजा आ रहा। लोग बाहर भी नहीं भाग सकते थे, तो उस बाग के बीच में कुआं था जिससे कि लोग अपना प्यास बुझाते थे। तो लोग अपनी जान को बचाने के लिए उस कुएं में भी कूदने लगते हैं, लेकिन उस कुएं में भी लोग कितने देर तक तैर पाते हैं। तो कुछ समय बाद उस कुएं में कूदे सारे लोग भी मारे जाते हैं। इस हमले में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और यहाँ तक कि 2-3 सप्ताह के और जो नवजात शिशु थे वे भी मारे जाते हैं। और इस हमले में 1500 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। और घायल हुए लोग भी फिर बाद में मारे जाते हैं, क्योंकि सारे रास्ते बंद थे जिसके चलते लोग बाहर नहीं जा सकते थे और उन सभी को वहीं पर छोड़ दिया गया था। तो कुछ टाइम बाद वे लोग भी मर जाते हैं। सोचिए कितना क्रूरता दिखाया गया था उस टाइम हम सभी भारतीयों पर। अगर हम आज भी वहां जाते हैं तो वहां की जो दीवारें होती है वहां पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।